आज हम गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का जो वस्तुनिष्ठ पूरी पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इस बुक में पाए जाते हैं। और इसे हर कोई पढ़ना पसंद करता है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ये एक नोट्स की तरह है, तो इसे आप ज़रूर देखें। ये हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, तो शुरू करते हैं। आज भाषा संबंधी जो इनकी व्याख्या दी गई है, भाषा संबंधी परिभाषाएं दी है विभिन्न विद्वानों ने, पाश्चात्य भारतीय विद्वानों ने, वो हम देखेंगे। और भाषा की जो परिभाषा है किस शब्द से बनी है ये देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भास, वक्तया, वाची अर्थात व्यक्त वाणी, भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण, अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। क्या आगे देख लेते हैं हम। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। देखते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार। हम देख लेते हैं पहले। व्यक्तावाची वर्णा येषता इमे वक्तवाच्य है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। किसकी परिभाषा है? यह है पतंजलि की परिभाषा। आगे देखते हैं सेकंड परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। आगे देखते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, कि जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। आदान प्रदान करने के लिए जो भी ध्वनि संकेत का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। ये श्याम सुंदर दास की परिभाषा। आगे देख लेते हैं। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये किसकी परिभाषा? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा है। आगे देखते हैं पांचवी परिभाषा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये है बाबू राम सक्सेना की परिभाषा। आगे छठी परिभाषा हम देख लेते हैं। अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। ये सुकुमार सेन की परिभाषा है। आगे सातवीं परिभाषा हम देखते हैं। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। ठीक है। और इनकी भाषा विज्ञान की इनकी पुस्तक भी है, वो आप देख सकते हैं। अब आठवीं परिभाषा हम देखते हैं। भाषा यात्रिक ऋण उच्चरित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र की परिभाषा है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा है ये। नौवीं परिभाषा हम देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे की परिभाषा है। आगे हम देख लेते हैं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, हम देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये किसकी परिभाषा? तो मैक्स मूलर की परिभाषा है, पाश्चात्य विद्वानों में आएंगे।
दूसरी परिभाषा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये हेनरी स्वीट की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा देखते हैं, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे की परिभाषा है। आगे देखते हैं, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य, स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। ये वादेंद्र की जो परिभाषा है। पांचवी परिभाषा देखते हैं, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलापों को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये ओतो ये स्पर्शन का जो परिभाषा है। छठी परिभाषा देख लेते हैं हम, विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये गार्डिनर की परिभाषा है। सातवीं परिभाषा है, भाषा यच्छद्रिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक तथा ट्रेगर की परिभाषा है। आठवीं परिभाषा देखते हैं, भाषा यच्छादृक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। तो ये श्रुतेवा की परिभाषा है। आगे हम देखते हैं, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो दिव्योत्पत्ति मतलब डेविन थ्योरी, ये प्राचीन धर्म ग्रंथ के प्रवर्तक हैं। संकेत, ये हम देख लेते हैं। संकेत एग्रीमेंट थ्योरी है रूसो की। आगे रणन डिंग डोंग थ्योरी प्लेटो, हेस एवं मैक्स मूलर की। इंगित गेस्चर थ्योरी डॉक्टर राय की। धातु रूट थ्योरी है हेज और मैक्स मूलर की। श्रम ध्वनि है यो हे हो थ्योरी जो है न्योरे की। संपर्क कॉन्टैक्ट थ्योरी है जी रेवेज की। समन्वय हेनरी स्वीट की थ्योरी है। आगे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, भाषा के बारे में। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा की विशेषता एवं प्रवृत्तियाँ निम्न हैं। भाषा की विशेषता और प्रवृत्तियाँ हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, भाषा सामाजिक संपत्ति है। पूछ ली जाते हैं भाषा की जो प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। तो भाषा, दूसरा पॉइंट है, भाषा सतत प्रवाहमान सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से योगात्मक की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमश हैं। तो कौन कौन से भाषा के विकास के प्रमुख चरण हैं वो देख लेते हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से भाषा की विविध रूप। तो पहले है मानक या परिनिष्ठित भाषा। दूसरी है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तीसरी है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। चौथी है व्यक्ति बोली। और पांचवी है विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज से बोलते हैं। छठी है कूट भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज। कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। आगे हम देख लेते हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण क्या क्या कैसे किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 जो है बताई है, 2796। किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 मानते हैं। अनुमान लगाकर 3000 के आसपास मानते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण
देख लेते हैं। आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, वाक्य रचना एवं रूपपद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। वाक्य रचना एवं रूपपद रचना को मानकर, किसको? वाक्य रचना एवं रूपपद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। आगे है, विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर किसने किया था? सेलेगल ने किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। आकृतिमूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये डायग्राम आप बना भी सकते हैं, देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझने में आसानी होगी। तो भाषा हमारी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अयोगात्मक और योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा कितने प्रकारों में बढ़ जाती है? 3 प्रकार में, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्राश्लिष्ट भाषा। तो उसके बाद अश्लिष्ट भाषा भी हमारी 4 भागों में बढ़ जाती है। कौन सी है? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक, अश्लिष्ट भाषा में देंगे। फिर श्लिष्ट भाषा हमारी 2 भागों में बढ़ती है और इनके भी सब पॉइंट में 2-2 आ जाएंगे। तो अंतर्मुखी श्लिष्ट, और इसके अंदर आ जाएगी संयोगात्मक और वियोगात्मक। वही मुखी श्लिष्ट आ जाएगी इसमें, संयोगात्मक और वियोगात्मक। वही प्राश्लिष्ट भी 2 भागों में बढ़ जाती है हमारी, पूर्ण प्राश्लिष्ट और आंशिक प्राश्लिष्ट। ठीक है, आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषता एवं उदाहरण देख लेते हैं हम कि क्या क्या है, विशेषता क्या है, उनके उदाहरण क्या है। अयोगात्मक भाषा एक अक्षर, निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा है। ठीक है, इसकी विशेषता है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। तो कैसे? स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व का और का जो संबंध तत्वों का संयोग नहीं होता। ये स्वतंत्र और शब्दात्मक भाषा है। तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है देख लेते हैं। चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि ये भाषाएं हैं। योगात्मक भाषा, इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्वों का संयोग होता है। ठीक है, और पहले भाग की जो थी अयोगात्मक, इसमें संयोग नहीं होता इन सभी का, और जो योगात्मक है इनमें इन सभी का सहयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसी के अंदर अश्लिष्ट देख लेते हैं। इसमें पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक है, पूर्वांत योगात्मक। अब इनके सभी पॉइंट पढ़ लेते हैं और ये कहाँ बोली जाती है। ये प्रत्यय प्रधान भाषा है, तुर्की में बोली जाती है, तुर्की है ये। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, पूर्व योगात्मक में पूर्व में लगता है प्रकृति के प्रत्यय, काफी रोजुल्लू। मध्य योगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, मध्य में तो संथाली, और अंत में इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, कन्नड़। पूर्वांत में इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं, मफोर। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग है। जैसे पूर्व में तो पूर्व में लगेगा, मध्य तो मध्य में लगता है प्रत्यय प्रकृति के, अंत है तो अंत में लगेगा, पूर्वांत तो मतलब पूर्व में और अंत में लगेगा। ठीक है, और इन भाषाओं में लगता है जिस तरीके से बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं श्लिष्ट भाषा के अंदर। तो श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी, इसके अंदर जो आ जाएगा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं अंतर्मुखी में। संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता जैसे अरबी भाषा में। वही वियोगात्मक भाषा में पढ़ लेते हैं हम। संयोगात्मक में अलग से प्रत्यय नहीं होता, वियोगात्मक में अलग से प्रत्यय लगाया जाता है जैसे हिब्रू। बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं, बहिर्मुखी में कब? अंत में या बाद में लगते हैं। इसके संयोगात्मक में प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है जैसे संस्कृत के बहिर्मुखी में, और वियोगात्मक में प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है जैसे हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है? हिंदी हमारी वियोगात्मक भाषा है, कि संस्कृत जो संयोगात्मक भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला वियोगात्मक भाषा है। वही प्राश्लिष्ट देख लेते हैं, ये समास प्रधान भाषा है। प्राश्लिष्ट क्या है? समास प्रधान भाषा है। और पूर्ण प्राश्लिष्ट में ये पूर्ण समास प्रधान है, चेरोफी। आंशिक प्राश्लिष्ट में अंशतः समास प्रधान भाषा है, वास्क। आगे हम पढ़ लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में क्या क्या है, किस तरीके से आएगा।
तो पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। आगे है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। क्या क्या है ये देख लेते हैं। महत्वपूर्ण आधार पारिवारिक वर्गीकरण के, तो पद रचना पहला, दूसरा वाक्य रचना, तीसरा है ध्वनि, चौथा है अर्थ, पांचवा है शब्द और छठा है स्थानिक समीपता। तो हम देख लेते हैं आगे। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलहेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रिड्रिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न हैं। तो कौन कौन से ये 18 परिवार हम देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र इधर है और भाषा परिवार इधर है। तो यूरेशिया में यूरोप और एशिया। तो पहले वो 4 देख लेते हैं हम कौन कौन से। यूरेशिया तो यूरोप एशिया, दूसरा है हमारा अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। तो यूरेशिया में हमारा यूरोप एशिया के अंदर कौन कौन से आएंगी वो देख लेते हैं भाषा परिवार। तो बहरोपिया भाषा परिवार, भारत और यूरोपीय द्रविड़ भाषा परिवार, काकेसी परिवार, ब्रूस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपासबोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। अफ्रीका भूखंड में आ जाएगी सूदानी परिवार, बंतु परिवार, हेतो बुस्मैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भूखंड में आ जाएगी मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार। अब हम देख लेते हैं बहरूपीय परिवार की जो भाषाएं हैं उसके बारे में। बहरूपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। बहरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम वर्ग और केतुकम वर्ग 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सप्तम वर्ग की भाषा हम देख लेते हैं। भारत ईरानी या आर्या, ठीक है, बाल्टो स्लाविक, तीसरी आर्मेनी, चौथी अल्बानी, इलीरियन। केतुम वर्ग में कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं। जर्मनिक, ठीक है, इसे ट्यूटानिक भी कहा जाता है, कैथलिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर गियर्सन ने भारत ईरानी आर्य के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। आगे, ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईस्वी पूर्व। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। अवेस्ता का अर्थ क्या है? शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूल वंश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। आगे, महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। तो फिरदौसी का जो शाहनामा है वहाँ का ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो अब ईरानी भाषा का वंश वृक्ष हम देख लेते हैं एक बार। ईरानी भाषा कौन से? पश्चिमी और पूर्वी। तो पश्चिमी के अंदर 2 आ जाएंगे और पूर्वी के अंदर भी 2 आ जाएंगी। पश्चिमी में है मीडियन और प्राचीन फारसी, पूर्वी में अवेस्ता और मुगदियन पामीर। अवेस्ता के अंदर आ जाएंगी 7 भाषाएं हैं अवेस्ता के अंदर। बारगिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी। और वहीं पहलवी के अंदर आ जाएगी गुजवारेस, पाजाद और उसके बाद आ जाएगी इन दोनों के अंदर आधुनिक फारसी। आगे देखते हैं हम। दरद शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। ठीक है, इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि है। भारतीय आर्य भाषाएं हम देख लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक
उसमें 2 भागों में है ये। वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व तक, और वही संस्कृत क्या लौकिक संस्कृत जो थी 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वही मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसके अंदर हमारी 3 आ जाएंगी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली हमारी है प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत है द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश तृतीय प्राकृत से 500 ईस्वी से 1001 ईस्वी तक हो जाएगी ये, ठीक है, 1000 ईस्वी तक या 1 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश तृतीय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। तो ये हमारे बटे हुए हैं 3 सूत्रों में। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश क्या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तक आ जाएगी। अब आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिक छंदस, छंदास आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। में संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद आगे हैं। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्राय यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजु संहिता में मंत्र भाग 1 गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाई जाने वाली सूक्तों को गे पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र जो है टोने टोटकों का संकलन है। अथर्ववेद में ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही हमारे जो है मुख्य हैं। इसमें ईश केन आगे कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छंदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ये 12 उपनिषद है हमारा। आगे पढ़ लेते हैं हम। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तथा श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु सहने बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा साहित्यिक भाषा की विभिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहित प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पाठ से सहित पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए, और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध है। शयनकृत, ऋक् प्रतिशाख्य, कात्यायनकृत, शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तैत्तरीय संहिता का तैत्तरीय प्रतिशाख्य, मैत्रायणी संहिता का मैत्रेयाणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य, सामवेद का पुष्प सूत्र, अथर्व का शयनकृत अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंध वर्ण विचार उच्चारण पद पाठ
आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। वैदिक संस्कृत ध्वनि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। तो वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है? 13। ये हम देख लेते हैं इसमें जो दिए गए हमारे मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से? आ ई उ री रा। संयुक्त स्वर में ए ओ ए औ। ठीक है। वैदिक व्यंजनों की संख्या कितनी? 39 है। इसमें हम देख लेते हैं अब इसमें कि कौन से स्थान से कौन से शब्द बोले जाते हैं, और अघोष, घोष, अघोष, अर्धस्वर, अल्पप्राण, महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, ये हम देख लेते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो कंठ से हमारा का, खा, ग, घड़ा हमारे ये बोले जाते हैं। तालव्य से चा, छा, जा, झ, या, शा और या भी। मूर्धन्य से टा, ठा, डा, ढा, ना, शा और रा भी। दंते से ता, था, दा, धा, ना, शा और ला भी दंते से बोले जाते हैं। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा और बा भी होठ से बोला जाता है। और ये हाँ हमारा। अब हम देख लेते हैं। तो पहला और दूसरा जो हमारा होता है ये अघोष में आता है। इनको आप बांट सकते हैं, पहला दूसरा। 1 मिनट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। तो ये 1 और 2 जो है हमारा किस में आ जाएगा? अघोष में आ जाएगा। और 3, 4 और 5 हमारा किस में आ जाएगा? घोष या सघोष भी कहते हैं इसको। ठीक है, सघोष में आ जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं अल्पप्राण में और महाप्राण में। ठीक है। तो अल्पप्राण में किस तरीके से हम करेंगे ये देख लेते हैं। अल्पप्राण में हमारा पहला, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग आएगा। हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये पहला, तीसरा और 5वां ये हमारे क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण हो जाएंगे। ये सारे और ये सारे अल्पप्राण हो जाएंगे। जबकि दूसरा लिख देते हैं, दूसरा और चौथा हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ये दूसरा, ये चौथा हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा, चौथा वर्ग। और वहीं हम अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। तो 1 मिनट, ये हम देख लेते हैं। ऊष्मीय व्यंजन देख लेते हैं, जिनसे घर्षण मतलब ज़्यादा गर्मी होती है। तो शा, शा, शा ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ऊष्मीय व्यंजन हो जाएंगे। और विसर्ग भी जो होता है वो भी हमारा ऊष्मीय व्यंजन के अंदर ही आता है। और अंतस्थ व्यंजन में हमारा जो या, रा, ला, वा जो अर्धस्वर होते हैं ना, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सूत्र आप ये देख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है। अल्पप्राण 1, 3, 5, अघोष 1 और 2, महाप्राण में 2, 4, सघोष में ठीक है, ये आप देख लोगे लिखा हुआ है सब। 3, 4, 5 सघोष में आते हैं। अघोष 1, 2 और ये 3, 4, 5। अल्पप्राण में 1, 3 और 5, अघोष में 1, 2 और सघोष, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं वैदिक संस्कृत की जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत जो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। आगे दूसरा पॉइंट है, वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। तीसरा पॉइंट है, वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं
8 विभक्तियाँ कर्ता, संबोधन, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं परस में 2 पदों में चलते थे। कुछ एक ही धातु उभयपदी थी। 5वां है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। संस्कृत में कौन कौन से 4 मिलते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समास। ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समास 4 ही समास मिलता है किसमें? संस्कृत में। आगे पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव, क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार रूपों का प्रयोग मिलता है। आगे हम देख लेते हैं 4 काल कौन से हैं इसमें। तो लट, इसमें वर्तमान काल लेट, परोक्ष या संपन्न काल, फिर अध्यातन या संपन्न काल, फिर लिंग जो है इसे सामान्य भूतकाल जो बोलते हैं वो है। 6 भाव कौन से हैं? लोट, आज्ञा, विधिलिंग, संभावनार्थ, अश्लिंग ये है इच्छार्थ, लिंग, हेतु, समुद्भाव या निर्देश, लेट, अभिप्राय और ये भी है लिंग लकार जो है निर्बंध। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। तो यह लकार आप संस्कृत के वैसे ये पूछे तो नहीं जाएंगे, हाँ टीजीटी पीजीटी में पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के काल है, आप ये देख सकते हैं। और भी कहीं अगर साफ दिखे तो इसमें कुछ वर्ड साफ नहीं दिखे हैं। वैदिक संस्कृत में विकर्ण की भिन्नता के अनुसार धातु को 10 गणों में व्यक्त किया गया है। तो उसके 10 गण कौन कौन से हैं? गण हैं भावादि गण, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, देवादि गण, स्वादि गण। और विकर्ण में आ, फिर विकर्ण रहित द्वित्व या अनु। गण में तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, जो भी लिखा है पीछे दिख नहीं रहा है। विकर्ण में आ, ना, ऊ, ना और ये जो भी है ये नहीं दिख रहे हैं लास्ट वाला हमारा। आगे हम पढ़ लेते हैं लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसे पतंजलि की जो अष्टाध्यायी है में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। और साथ ही इसमें 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। संस्कृत में कितनी 48 ध्वनियाँ शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ये जो हैं जीवा, मूल्य, उपधमनीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच रह गई हैं, शेष बची हुई है। अब मध्यकालीन आर्य भाषा हम पढ़ेंगे। पाली प्रथम प्राकृत जो है, पाली का अर्थ है बुद्ध वचन, पारक्तित बुद्ध इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। पाली में हुई थी त्रिपिटक ग्रंथ जो होते हैं उनकी रचना। त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? तो 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए थे। वहाँ लंका नरेश बाटगन ईसा पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्धों के उपदेशों का संग्रहबद्ध किया गया था। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम देश भाषा कौन सी है भारत की? तो पाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा गया है बहुत बार पेपर में। शुद्ध पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का जो है क्या है? उपदेश का मतलब इकट्ठा किए गए उपदेश है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। निकाय में 15 ग्रंथ है: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उद्दान, इत्युक्त, सुत्तानिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निर्देश, पट्टी संभिदामग्ग, अपुदान, बुद्ध वंश एवं चर्या पिटक। आगे हम देख लेते हैं इनका। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पराजिक, पारिवार। अभिधम्म पिटक में चित्त,
चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म, संगणि, विभग, धातु कथा, पुग्गल, पंचती कथा, बत्थु, यमक, पट्ठान। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकथा साहित्य, मिलिंद, पन्हो, दीपवंश, महावंश आदि जो हैं किसके पाली ग्रंथ हैं। ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। अट्ठकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्धघोष बतलाए गए हैं। किसके अट्ठकथा कौन है? बुद्धघोष, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्धघोष कृत विशुद्धिमग्ग शुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध है जो निम्नलिखित हैं: कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सिद्ध नीति। तो कौन कौन से व्याकरण हैं पाली भाषा के? कच्चान व्याकरण जो उपलब्ध हैं, मोगलान व्याकरण और सिद्ध नीति। कच्चान व्याकरण 7वीं सदी के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। कच्चायन व्याकरण को कच्चान गद्य या सुसंधिकप भी कहा जाता है। कच्चायन व्याकरण में 4 कंप, संधि कंप, नाम कंप, ख्यात कंप तथा किब्बधान कंप कहा जाता है। 23 परिच्छेद तथा 675 सूत्र हैं इसमें। मोगलान व्याकरण के रचयिता मोगलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी। मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संगराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। शब्द नीति व्याकरण 1154 ईस्वी में के रचयिता बर्मी भिक्षु अंग वंश थे। ये अंग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। शब्द नीति व्याकरण 3 भाग, पद्यमाला, धातुमाला और सुत्तमाला, 27 अध्याय तथा 1391 सूत्रों में निबद्ध है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई गई है। तो पाली शब्द की उत्पत्ति आप ये देख सकते हैं कैसे दी गई है। आचार्य विधुशेखर आप देख सकते हैं पंक्ति, पत्ती, पाटी, पाली, पाली, मैक्सिमलर ने पाटलिपुत्र या पाली। ये आप देख लें कि इन विद्वान ने क्या मतलब उत्पत्ति बताई है। आगे हम पढ़ते हैं। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा के जो देश मतलब प्रदेश है, कहाँ से किसने मानी है, तो श्रीलंकाई बौद्ध चाइल्डर्स ये मगध से मानी है इन्होंने पाली भाषा की उत्पत्ति प्रदेश। वेस्टरगार्ड तथा स्टैन कोनो उज्जैनी या विध्ययन प्रदेश से मानी है। यहाँ पे एक और देख लेना किसने कहाँ से जो है पाली भाषा की उत्पत्ति मानी है, प्रदेश माना है पाली भाषा के। देश कौन कौन से माने प्रदेश। आगे सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। ठीक है। पाली के वर्ण संगठन या ध्वनि पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ होती हैं। हम मोगलान के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियाँ थीं। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। स्वर देख लेते हैं हम। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, जो मतलब आसानी से बोल सके, कम हवा के साथ, कम सांस के साथ ही एक साथ बोल दें। और दीर्घ स्वर जिसे बोलने में थोड़ा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटे ओ जो है आ जाएंगे। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा जो ए है और ओ। व्यंजन हमने देखे 33 व्यंजन होते हैं हमारे। वैसे इसमें का वर्ग में क्या क्या आता है, खा वर्ग में, गा वर्ग में, टा वर्ग, ये हम देख चुके हैं। वैसे आप देख लें का। आगे देख लेते हैं ता वर्ग, बा वर्ग और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन और एक्स्ट्रा व्यंजन जो है इस व्याकरण में पाली व्याकरण। अब पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ये देख लेते हैं। अनुस्वार। ठीक है। पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। इसे पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है। बिंदु निगहित। टर्नर के अनुसार पाली में वैदिक की भांति ही
संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य तथा 2 वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता। पाली हलंत रहित 6 कारक, 8 लकार, 4 काल, 4 भाव तथा 8 गण युक्त भाषा है। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत आते हैं। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई। आगे देख लेते हैं प्राकृत द्वितीय प्राकृत जिसे कहा गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। निम्न है। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। ठीक है, प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वाचन करते हुए लिखा है प्राक पूर्व कृत प्राकृत, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्राकृते है आगत प्राकृतम। नामी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है प्राकृतेति सकल जगज्जुअन्तुना व्याकरणादि निर्नाहत संस्कारः सहजो वचन व्यापारः। मतलब प्रकृति तंत्र भाव है। सेव व प्राकृतम अर्थात सकल जगत के जंतुओं प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पति राज ने गहुड़बाहो में लिखा है सयालो इम वया विसंति एतो या नेति वयाओ एति समुद्र विहाणति सराओ चेई जलाई। अतः जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान हैं। प्रकृति संस्कृत तंत्र भव तत् आगत्वा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये हेमचंद्र ने कहा है। प्रकृति संस्कृत तंत्र भव प्राकृत्यम उच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। ये प्राकृत सर्वस्व में मार्कंडेय ने कहा है। ठीक है। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी किसने कहा है? वासुदेव ने। चौथी परिभाषा देखते हैं। प्राकृत संस्कृतायास्तु विकृति प्रकृति मतः, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। षड भाषा चंद्रिका में लक्ष्मीधर ने कहा है। आगे 5वां है प्राकृत संस्कृतात अंगत प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। सिंह देवमणि ने कहा है। आगे देख लेते हैं हम। अब प्राय सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्राकृत की जो उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। आगे द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय प्रथम जो है में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की। तो मुख्य प्राकृत कौन कौन से भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में? मगधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी या सौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिका, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री से कहा गया है। गौण विभाषा में साबरी, अभीरी, चंडाली, सचरी, द्रविणी, उद्रजा, वनेचरी। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वरुचि 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। ठीक है। वरुचि का प्राकृत प्रकाश संरचना पूछी जाती है। वरुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। तो निम्नलिखित है महाराष्ट्री, प्रसाची, मागधी और सौरसेनी। हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की, जो है आरसी, अर्धमागधी, चूलिका, प्रसाची और अपभ्रंश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्विआश्रय काव्य की भी रचना की। हेमचंद की चूलिका प्रसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। आगे देखते हैं हम।
महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरण ने आदर्श परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान क्या है? तो महाराष्ट्र। आगे पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज गेर्सन और जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। आगे भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। अवंती और वेहिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का भी मत है कि महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी का ही विकसित रूप है। आगे आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बताया है। महाराष्ट्र भाषा प्रकृष्ट प्राकृत विदुः सागर सुक्ति रत्नाना सेतुबंध यनम याम। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। राजा हालकृत गाहा सतसई गाथा सप्तशती जिसे कहा जाता है। प्रवर सेनकृत रावण बाहो सेतुबंध। वाक्पति कृत गहुणबाहो गौड़वध। जयवल्लभ कृत वज्जलांग। हेमचंद कृत कुमारपाल चरित। शौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेनिया मथुरा के आसपास की बोली थी। प्राकृत मध्य देश की भाषा होने के कारण शौरसेनी का बहुत आदर था। यह मध्य देश विवस्ती कवि सर्वभाषा निशाना। डॉक्टर पिसेले के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है शौरसेनम समाश्रित भाषा कारयतु नाटके। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है जो निम्नलिखित है। वरुचि ने संस्कृत से माना है प्राकृत संस्कृतम। राम शर्मन ने महाराष्ट्री वृच्यते संप्रति शौरसेनी पूर्व भाषा प्रकृति खिलास्या। पुरुषोत्तम ने संस्कृत तथा महाराष्ट्री संस्कृतानुगमनाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री। वरुचिन ने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्राकृत शौरसेनी प्राकृत प्रकाश पैसाची प्राकृत के बारे में पढ़ते हैं। पैसाच प्राकृत को पैसाचिका ग्राम्य भाषा भूत भाषा भूत वचन भूत भाषित आदि नामों से पुकारा जाता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। जॉर्ज गेर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिमवास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब तथा अफगानिस्तान को माना तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड भाषा चंद्रिका में राक्षस पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्ष पिशाची नीचेषु पैशाची द्वितीय भवेत्। आगे मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेयी पैसाची शौरसेनी पैसाची और पंचाल पैसाची इन तीन प्रकार की पैसाची भाषाओं को तीन देशों के आधार पर नामकरण किया। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने शौरसेनी से मगधी की व्युत्पत्ति बताई है। मागधी शौरसेनित मगधी के शिकारी शाकाहारी चांडाली और शाबरी ये तीन प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीन रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। आगे है भरत मुनि के अनुसार मगधी अंतःपुर के नौकर अश्वपालों आदि की भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज गेर्सन ने बताया कि यह मध्य देश के सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या तथा कौशल की भाषा थी। आगे पढ़ते हैं। श्री जिन्नाद संगणी महत्तर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमगध कहा है। मगध विषय भाषा निबद्ध अर्धभागः। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ। किसमें हुआ था? तो जैन साहित्य में किसका प्रयोग हुआ था? अर्धमागधी का प्रयोग हुआ था। भगवान महावीर का संपूर्ण जो धर्म उपदेश है किस भाषा में? तो अर्धमागधी में है, जो कि जैन साहित्य है। अर्धमागधी में लिखा गया है पूरा।
जैन साहित्य अर्धमागधी में है। अब आगे देखते हैं। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्स, आरसी, ऋषि भाषाई आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं शेठों की भाषा बताया है। महाराष्ट्र को अपभ्रंश तृतीय प्राकृत के बारे में पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। इसको कहा है संधिकालीन भाषा अपभ्रंश को। रहतरी के वाक्यपदियम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से विभिन्न संस्कार युक्त भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। रहतरी ने लिखा है, शब्द संस्कारहीनो यो गिरीति प्रयुज्यते तम अपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ विवेचनम। व्याधि की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अनुपलब्ध है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। भूयो सो अपशब्दः अल्प्यात् शब्दः इति एकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशः। अपभ्रंश के शब्द सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिससे अपभ्रंश को भी भ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग 6ठी शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धार से नृत्य के शिलालेख में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य बहुत ज़्यादा पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की, जिसमें उसने अपने पिता गुहासेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये देखना याद रखना। भामा ने काव्य अलंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृत प्राकृते चान्यद अपभ्रंश इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नाना भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में समस्त वांग्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भाषा में व्यक्त किया है। तद्देत वांग्मय भूये संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश च मिश्र चेत्याहुष्याचतु विर्धनम। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को अभीर भी कहा है। अभीरादि गिरथ काव्येश अपभ्रंश इति स्मृता। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, अभीर, अभहंस, अभट्ट, पट्टमंजरी, अभत्ता, औहट, अभहट आदि नामों से पुकारा है। विभिन्न विद्वान अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। नामी साधु ने क्या क्या बताया अपभ्रंश के भेद? उपनागर, अभीर, ग्राम्य। मार्कंडे ने नागर, उपनागर, प्राचर। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तगारे ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवरसिंह ने पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना। इसके अनुसार 6ठी से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी प्राकृत के सौरसैनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। अपभ्रंश की ध्वनियाँ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण किया है। इसमें भी स्वर ये देख सकते हैं, दीर्घ स्वर या कितने स्वर है? 10 स्वर हैं। व्यंजन देख लें तो टोटल कितने व्यंजन हैं? तो 30 व्यंजन दिए गए हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। कौन सी बहुला? उकार बहुला है। अपभ्रंश योगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग हो रहा था। तो विभक्तियों के स्थान पर किसका? स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग हो रहा था। अपभ्रंश में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अभट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी किसे माना है? अभट्ट को माना है।
अभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया है, जो कि एक मैथिली ग्रंथ है। ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हॉर्नले ने किया, 1880 में किया था। 1880 में डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। तो पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, समी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिण गौड़ियन में मराठी। डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे, बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 में बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 में अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया था। बाहरी उपसागा उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा सिंधी, दक्षिण समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बांग्ला, समिया। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी, भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी। और फिर है पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न प्रकार से दिया। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कैसे दिया? उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य में राजस्थानी, गुजराती। मध्य देश में पश्चिमी और हिंदी। प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, समिया, बांग्ला। दक्षिणात्य मराठी। आगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नलिखित वर्गीकरण किया। उदीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य में गुजराती। मध्य देश में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य में उड़िया, समिया, बांग्ला और दक्षिणात्य में मराठी। आगे पढ़ लेते हैं हम। डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक और सर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। ये आप देख सकते हैं संबंध सूचक शब्दों पे। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण ढंग से प्रस्तुत किया। सौर सैनी मध्यवर्ती में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी पूर्वीय, तो इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, समिया। अर्धमागधी मध्य पूर्वीय, पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री, दक्षिणी, मराठी। ब्राह्मण पसाची, पश्चिमोत्तरी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। डॉक्टर हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो देख लेते हैं हिंदी वर्ग और हिंदीतर अहिंदी वर्ग। तो मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपशाखाएं हैं या उपभाषाएं हैं। उत्तरी नेपाली, पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी सिंहाली, मराठी, पूर्वी उड़िया, बंगला, समिया। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं क्या क्या वो देख लेते हैं। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां विचोली, सराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंदी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि हैं। लहंदा की भी सिंधी लिपि की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोंगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुज्जर जाति से। गुज्जर प्रस्त्रा, गुज्जरता, गुजरात। गुजराती की अपनी लिपि जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है, वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं होती। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी है। महाराष्ट्र की क्या है? कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है।
किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मराठी में मोडी लिपि या देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। बांग्ला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल प्रत्यय से बना है। बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। असमी असमिया असम प्रदेश की भाषा। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि है। उड़िया भाषा बांग्ला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। अब हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ हमें देखना है। हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। ठीक है, देखते हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी ही नष्ट करना +2 दुष्ट अर्थात हिंदुओं का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। हिनिस्ती दुष्टान शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन + दू से बना है। इसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दुष्यति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशिचूर्णी में प्रथम बार मिला। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। आगे बढ़ लेते हैं। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, सप्त सिंधु नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया, इसमें ई पर बलाघात के कारण अत्यंत ऊ का लोप हो गया। हिंदू से हिंद बन गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्ययिक जोड़ने से हिंदी शब्द बना। इसका अर्थ हिंदी का। कालांतर में का लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ सिंधु, अवे हिंदू, हिंद, हिंदी, हिंदी। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई, प्रदेश को इंदिके आदि इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदू शब्द मिलता है, जैसे सुरीणा भणियम प्रमाणो जैन हिंदू देशम बच्चामो। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा 531 से 579 ईस्वी ने अपने दरबारी हकीम बजारे को भी लिखा है को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। बजरोया ने कर्क और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम ककीला व दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवा के मंत्री बुजर्च मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया है कि यह अनुवाद जवाने हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी का प्रयोग समस्त भारतीय आर्य भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देशी भाषाओं के लिए किया। तैमूरलंग के पोते शरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो 1424 में किसने? शरफुद्दीन यज़दी ने अपने ग्रंथ जफरनामा में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में
हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमानों के अर्थ में रेखांकित किया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई, हिंदू प्लस ई अर्थात हिंदुओं की भाषा, हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मुख पर पाँव न रखो, काजो भूते हिंदी भक्तो। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तथा हिंदी का प्रयोग उर्दू या एकता समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ शाही शिविर या खेमा है। डॉक्टर ग्रैहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जवा हमने सुनी है मीर वो मिर्जा की, कहे किस मुँह से हम मुसाहिफ उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। रेखता का प्रभाव फारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिरकर बनाया हुआ ढेर है। भारत में रेखता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। रेखता शब्द 18वीं सदी में प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं तथा बिहार की भाषा पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा के नाम से द्योतक है। आगे अब हम हिंदी की बोलियां पढ़ेंगे। हिंदी की बोलियां अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके आगे की लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद ये सब देखेंगे, व्याकरण भी देखेंगे। तो ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। चैनल पे आपको लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएंगे, पहले के बने हुए हैं, और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के वीडियोस भी मिल जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि चैनल प्रमोट हो। धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें।